नमस्कार। हेडलाइंस बहुत सारी हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, मणिपुर से और दिल्ली से। लेकिन आज इस विशेष चर्चा में आज का ये खास अड्डा इस बात को समझने के लिए कि क्यों इस देश में रह रहकर धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर रिजर्वेशन यानी कोटा किए जाने की बात होती है। कई राज्यों में ये किसी न किसी रूप में बैकडोर से चल भी रहा है और प्रयास ये होता है कि अपीजमेंट यानी एक किसी समुदाय को खुश करके एक मुश्त उसके वोट लेने के प्रयास में उसको मजहब के आधार पर कोटा दिलाने का एक प्रयास किया जाए, जबकि हमारे संविधान सभा ने, जो कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक लंबी चर्चा के बाद जिस संविधान सभा ने ये तय किया था कि जो लोग ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल कारणों से समाज के वो तबके जो शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, जिन्हें समान अवसर नहीं मिले उन्नति करने के, अपने योग्यता के हिसाब से आगे आने के, उन लोगों को बैकवर्डनेस के आधार पर, ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से वो जो पिछड़े रह गए उसके आधार पर तो कोटा दिया जाए, लेकिन केवल किसी का किसी एक मजहब से होना कोटा का आधार नहीं होना चाहिए। साथियों, जैसा कि भारत के इस एक अप्रतिम जो हमारा संविधान है, इस पर चर्चा एक लंबी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा की डिबेट हुई थी, जिसमें संविधान के हर पहलू, हर विषय पर बहुत ही थ्रेडबेयर, बिल्कुल अच्छी तरह, बिल्कुल गहराई तक जाकर सभी विचारों को समझने के बाद फैसले लिए गए थे। ठीक उसी तरह रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन यानी धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्रावधान पर भी बहुत ही लंबी, विस्तृत और बहुत ही एक जिसे हम कहेंगे सारगर्भित इस पर डिबेट संविधान सभा ने की थी। और इस डिबेट के बाद हमारे जो विद्वान, हमारे संविधान सभा के जो सुधीगण थे, उन्होंने क्या फैसला किया था आम सहमति से, उस पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि ये जो पूरी राजनीति चल रही है, बार बार कभी आंध्र प्रदेश, कभी कर्नाटक, कभी तेलंगाना, कभी कहीं और, कभी बंगाल, किसी न किसी रूप में बैकडोर से, चोर दरवाजे से रिलीजन बेस्ड, धर्म आधारित आरक्षण लाने की, उसको हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने किस तरह से एक सिरे से विस्तृत चर्चा करने के बाद खारिज कर दिया था। तो बयानबाजियां चलती रहेंगी, कभी ममता बनर्जी बोलेंगी, कभी डीके शिव कुमार बोलेंगे, कभी केसीआर बोलेंगे, कभी स्टालिन बोलेंगे। ये सब राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी, लेकिन हम आपको आज आपके सामने वो तथ्य लाने वाले हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि इस मसले पर पूरा जो वाद विवाद है और बार बार इसको हवा देने का प्रयास, वो कितना निरर्थक है और कहीं ना कहीं हमारी सोशल फैब्रिक के लिए, हमारी सामाजिक, हमारी सांप्रदायिक, हमारे सद्भाव के लिए खतरनाक भी है। ये चूंकि एक विशेष अड्डा है, तो मैं केवल कुछ बिंदु आपके सामने लाना चाहती हूं, ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड के तौर पे, एक बैकग्राउंड के लिए, और फिर हम चलेंगे। आप सब विनोद शुक्ला जी को नियमित रूप से सुनते हैं, उनके अड्डा में शामिल होते हैं, उनसे जानेंगे कि और इस विषय पर क्या कुछ हुआ था और उसका संदेश क्या था। साथियों, सबसे पहले मैं विनोद जी का आज की इस चर्चा में स्वागत करती हूं और इस विषय पर अपने शुरुआती कुछ ओपनिंग कमेंट्स कम शब्दों में मैं चाहूंगी वो रखें, फिर हम संविधान सभा के डिबेट पर लौट कर आएंगे। विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। देखिए, ये जो धर्म के आधारित रिजर्वेशन है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी और संविधान बनने के बाद भी अगर इस पर नजर डालें तो जो संविधान सभा में चर्चा हुई थी, उस चर्चा में इसको यूनिफॉर्म, मतलब सबने एक स्वर से इसको नकार दिया था। एक ये फैक्ट है। अब वो नकारने के पीछे कारण बहुत सारे हैं,
लेकिन जो मोटे तौर पर समझते हैं कि जो विभाजन का असली स्वरूप तैयार हुआ था, वो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जहां से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट से ही विभाजन को जो है हवा मिल गई। क्या जो लगातार अपीसमेंट के नाम पर प्रदेश सरकारें धर्म के नाम पर आरक्षण दे रही हैं, क्या एक बार फिर हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं? जिस बात को पटेल ने नकारा था, मना किया था, बहुत वेहमेंटली वो विरोध किया था, उसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत ने विरोध किया था। यहाँ तक कि जो इस कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रिजर्वेशन को लेकर के जो कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन जो थे एस.टी. मुखर्जी, जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थे, नाम से सबको लग सकता है कि वो हिंदू होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थे। उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया था और भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। मैं इस मामले में और जो लोगों ने विरोध किया था उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन बाकी लोग जो थे, जो विरोध कर रहे थे, वो उस विरोध के पीछे कारण यही बता रहे थे कि जिस रास्ते से हम एक बार गुजर चुके हैं और उस रास्ते से गुजरने का खामियाजा हमको पाकिस्तान के रूप में मिला था, हमको फिर उसी रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, अभी की पॉलिटिक्स है, वो उसी की तरफ हमको एक बार फिर ले जाती हुई नजर आ रही है। जो विशेष रूप से जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं या कांग्रेस या जो सेक्युलर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, तथाकथित सेक्युलर पॉलिटिक्स, जो फ्रॉड सेक्युलरिज्म भारत में 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद से जो एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर डोल आउट करने वाला, वो हमको एक बार फिर उसी मुसीबत में डालने की तरफ ले जा रहा है। जी स्मिता जी। जी विनोद जी, आपने एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि हमें दे दी है आज के इस अड्डा को, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और वास्तव में साथियों, ये कोई डिबेट, हम वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, हम तो एक परिचर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसे बिंदु, ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने लाने के लिए, ताकि आज की जो हमारी पीढ़ी है, जिसे मिलेनियल हम कहते हैं, जेन जी कहते हैं बहुत लोग, ये जो जेन जी है, क्या उन्हें ये जानकारी है कि ये सारी बहस जो आज चल रही है, इसको हमारे विद्वान संविधान सभा के सदस्य बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल चीर फाड़ करके, इसके सभी पहलुओं को देखकर उन्होंने जो एक सर्वसम्मति से क्षमा कीजिएगा, सर्वसम्मति से जो विचार किया था, वो कितना सारगर्भित था, उसकी कितनी जरूरत थी, वो कितना सोच समझकर देश की सच्चाइयों को, सामाजिक स्थितियों को देख कर लिया गया था। फिर भी ये जो छद्म सेकुलरवाद, ये स्यूडो सेकुलरिज्म की राजनीति के चक्कर में बार बार इसको हवा दी जाती है। चलिए साथियों, राजनीति की बात तो जैसा मैंने कहा चलती रहेगी, आज भी हो रही है, फिर हो जाएगी। आप सब इस बात से परिचित हैं कि आज का ये अड्डा हम इस विषय पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी सबसे ताजा बयान कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, डी.के. शिव कुमार, उन्होंने एक बयान ऐसा एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू के दौरान दिया, जिसमें उनका कहना था कि संविधान में तो संशोधन होते रहते हैं और जब जरूरत पड़ेगी, जब अच्छे दिन आएंगे तो संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। और ये वक्तव्य उन्होंने दिया इस बात के जवाब में कि क्या, चूंकि संविधान धर्म आधारित आरक्षण का प्रावधान नहीं करता, तो क्या मुस्लिम्स को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा? तब इन्होंने वो बात कही। खैर, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद कर्नाटक से ही आते हैं, उन्होंने इस बात पर कुछ लीपापोती का प्रयास किया, लेकिन अब लीपापोती से कोई फायदा नहीं है साथियों, क्योंकि वो टेलीविजन कॉन्क्लेव में दिया गया बयान था, सबने स्पष्टता से सुना है। तो चलिए हम इस वाद विवाद, इस बयान वीरों के उससे आगे चल के देखते हैं कि संविधान सभा का क्या विचार था। जल्दी से साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस विषय को लेकर सबसे पहले संविधान सभा में ये मुद्दा चर्चा के लिए कब आया। तो ये बात आई 5 दिनों तक साथियों। ये पहला चरण था, ये पहली खेप थी इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बहस की। तो पहली खेप हुई 21 से 27 जुलाई 1947, यानी 21 टू 27 जुलाई 1947। कैसे की गई? एक सब कमेटी बनी संविधान सभा के तहत। उस सब कमेटी में दिग्गज लोग
संविधान सभा के उसके सब कमेटी के सदस्य बनाए गए, जिसमें उस समय तक प्रधानमंत्री बन चुके जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यानी उस समय के गृह मंत्री, ये भी उसके सदस्य थे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि विषय कितना गंभीर था, कितना सेंसिटिव था। और बहुत 5 दिनों तक लगातार इस पर चर्चा हुई सभी पहलुओं पर, और अंततः क्या उसका कंक्लूजन हुआ साथियों, मैं वर्बेटिम उस बैठक के जो मिनट्स हैं उसमें से आपको रिपोर्ट में से पढ़कर सुना रही हूं। रिपोर्ट में अंतिम विचार ये हुआ, ये सब कमेटी की रिपोर्ट, कि देयर शैल बी नो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर इलेक्शंस इन द लेजिस्लेचर्स, यानी विधायिका में, पार्लियामेंट हो या प्रदेशों की असेंबली हो, कम्युनल आधार पे यानी समुदाय के आधार पर किसी तरह का कोई कोटा नहीं किया जाएगा। क्यों समिति ने ऐसा माना? फिर वही बात कि जितना आप धर्म और समुदाय के आधार पर कोटा करेंगे उतना ही समाज में विघटन, समाज में एक डिवीजन बढ़ेगी, और इसी ने तो देश को, हमारी मातृभूमि के टुकड़े किए, इसी ने पाकिस्तान बनाया, तो इसको आगे बढ़ावा न दिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि माइनॉरिटीज और इस तरह के जो समुदाय हैं, इनको पूरी सुरक्षा रहे, इनको भी फलने फूलने, उन्नति करने का अवसर मिले, इसके लिए सब कमेटी ने 2-3 प्रावधान जरूर किए। मैं बहुत कम शब्दों में वो प्रावधान आपके सामने रख देती हूँ साथियों। तो समिति ने ये कहा कि कोई समुदाय के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, जो भी रिजर्वेशन है पिछड़ेपन को देखकर किया जाएगा, और 10 साल के लिए होगा, जैसा कि शुरुआत में हम जानते हैं किया गया था, और उसे बाद में बढ़ाते रहे, उसकी अवधि बढ़ती गई। तो ये कहा गया कि जो माइनॉरिटी समाज से आते हैं, जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, वो जनरल सीट पर उसी बराबरी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं जैसे कि समाज के सभी वर्ग के लोग, जनरल वर्ग के लोग लड़ेंगे। दूसरा प्रावधान क्या किया गया? दूसरा प्रावधान ये था साथियों कि गवर्नरों के लिए, और यानी केंद्र में भी राष्ट्रपति और गवर्नर्स जो प्रदेशों में हैं, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए जा सकते हैं, जिससे कि माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनकी आकांक्षाओं की भी पूर्ति होती रहे। इसमें क्या क्या कहा गया? सबसे पहले यह कहा गया कि ऑल इंडिया एंड प्रोविंशियल सर्विसेज, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी, सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज वगैरह, और प्रदेशों की जो अपनी अपनी सर्विसेज होती हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी योग्यता के मुताबिक अवसर मिलते रहें। लेकिन किसी तरह का कोटा, रिजर्वेशन की बात बिल्कुल सिरे से ना कर दी गई। एक और प्रावधान उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यह कहा गया कि एक अधिकारी सेंटर में अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति की तरफ से किया जाएगा, और इसी तरह प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स यानी असेंबलीज की तरफ में भी एक अधिकारी को गवर्नर अपॉइंट करेंगे या नामित करेंगे कह लीजिए, जो माइनॉरिटीज के विषय को लेकर वो विशेष रूप से काम करेंगे। तो ये थी पहली सब कमेटी 1947 की, जिसने धर्म आधार पर क्या कोटा हो ना हो इसका बहुत साफ उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया था। और ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं थी साथियों, हम आपको बता चुके हैं कि इसमें उस समय के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो थे ही, और बहुत ही जाने माने विद्वान उस समय के लोग, जैसे मुनिस्वामी पिल्लई, PS देशमुख, रोहिणी कुमार चौधरी, जयपाल सिंह, MS अनय और अनंत शयनम आयंगर, आपने काफी इनके बारे में पढ़ा होगा। और इस तरह से कई विद्वान और जानकार लोग इस कमेटी में थे। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्रमुख विषय पर संविधान सभा ने बहुत बारीकी से लंबी चर्चाएं की थी। अब अगला चरण उसका क्या था कि संविधान सभा ने धर्म आधारित आरक्षण पर इस सब कमेटी के विचार आने के बाद क्या किया, इस पर मैं चाहूंगी विनोद जी थोड़ा प्रकाश डालें,
और साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण हम इसको कह सकते हैं इस मुद्दे पर। विनोद जी। देखिए श्वेता, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया, उससे पहले मैं सरदार पटेल का एक बयान बता देता हूं जो बहुत फेमस है। जब वो कलकत्ता में, अगर मेरी मेमोरी मुझे प्रॉपर सर्व कर रही है, कलकत्ता में एक भाषण के दौरान उन्होंने ये बोला था कि पार्टीशन हो गया है, यहाँ बहुत सारे मुसलमान रुक गए हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक दिन में अचानक जो यहाँ के मुसलमान हैं रुक गए हैं, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है। लेकिन जो बात गई वो गई। अब यहाँ उनको इस देश का नागरिक बन के रहना चाहिए और रहें, और उनको उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश को इंश्योर करना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने जो बात कही वो हर नागरिक के साथ लागू होता है, लेकिन वो फिर एक बार ये जो एक मांग शुरू हो जाती है पटेल ने और वल्लभ भाई पटेल और जो पंत जी ने, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, उन्होंने उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो बातें कही कि ये जो मैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझा उसका पैराफ्रेज या समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या ये जो माइनॉरिटीज हैं वो माइनॉरिटीज हमेशा माइनॉरिटी ही बने रहना चाह रहे हैं? क्या वो इस देश का इंटीग्रल पार्ट नहीं बने रहना चाह रहे हैं इस देश का है? और क्या ये इस तरह की चीजें हैं ये इस देश के भाग्य को कंट्रोल करेंगी? मतलब ये इस तरह की चीजें उन्होंने कही, ये सरदार पटेल ने भी कही बाद में। और इस बात पर अंबेडकर जी ने भी विरोध किया था, जब उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं वर्बेटिम उसको कोट करने से बात उतना समझ में नहीं आएगी। उसको एक्सप्लेन करने पर यही कहा जा सकता है कि दो के दोनों बड़े नेता, पहले सरदार पटेल गृह मंत्री हुए, उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत जी गृह मंत्री हुए, बीच में थोड़े दिन के लिए 10-11 महीने के लिए राजगोपालाचारी, 9 महीने के लिए श्री राजगोपालाचारी गृह मंत्री हुए थे। ये दोनों बड़े नेता हैं और इन्होंने यही कहा कि रिजर्वेशन, अगर आप माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देते हैं तो वो जो एक डिविसिव मानसिकता है, एक विभाजनकारी मानसिकता है, उस मानसिकता को हमेशा बल देगा। जो बात 48 के अपने भाषण में सरदार पटेल ने कही, उसी का लब्बो-लुआब एक ही जैसा था कि आप अगर किसी कम्युनिटी के नाम पर रिजर्वेशन दीजिएगा, SC ST का रिजर्वेशन जो दिया गया वो उसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड था। अब इसमें एक और ऐतिहासिक बैकग्राउंड ही डाल दीजिए कि जो माइनॉरिटी के नाम पर जो लोग रिजर्वेशन मांगते हैं, वो माइनॉरिटी के नाम पर रिजर्वेशन मांगने वाले अपने आप को बूस्ट ये करते हैं कि हमने इस देश में 800 साल राज किया। उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, इस देश की जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है, जो 6 शेड्यूल्ड माइनॉरिटी है इस देश में, संविधान में जिनको दर्जा मिला हुआ है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। पारसी जो सबसे छोटी माइनॉरिटी, लगभग 50 लाख से भी कम है, वो उन्होंने कभी इसकी नहीं मांगी। जैन लगभग 0.5% की माइनॉरिटी है। ये दोनों बहुत प्रॉस्परस कम्युनिटी है, इन्होंने कभी रिजर्वेशन नहीं मांगी। लेकिन जो 9% वाली माइनॉरिटी थी, अब 15% से ऊपर हो गई है, वो सबसे ज्यादा रोना रोती है। ये एक बड़ा मसला है जहां पर आप नंबर के आधार पर ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। जो अभी बात डीके शिव कुमार कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि इस तरह की बात करके वो माइनॉरिटीज को कांग्रेस की तरफ खींचेंगे, जो रेलेवेंसी होती दिख रही है प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में। कांग्रेस इररिलेवेंट हो रही, तो ये इसी तरह की बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस के ही नेता, मैं जिन नेताओं की बात कर रहा हूं, चाहे सरदार पटेल की बात कर रहा हूं, चाहे गोविंद वल्लभ पंत की बात कर रहा हूं, चाहे सी राजगोपालचारी की बात कर रहा हूं, या पहले लॉ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं BR अम्बेडकर की, ये सारे लोग इसके विरोध में थे। और वही कांग्रेस अब माइनॉरिटी के नाम पर रिजर्वेशन देने की बात कर रही जी है। तो विनोद ये जी, बेसिकली बात समझ में आ गई जी।
जी विनोद जी, बात समझ आ गई। और अड्डा काफी लंबा हो गया है। हम निश्चित इस पर और अड्डे करेंगे, और उसमें हमें उम्मीद है सब लोग शरीक होंगे, हमारे साथी, हमें अड्डा को फॉलो करने वाले। लेकिन दो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहला ये कि तमाम पॉजिटिव नेगेटिव सभी पहलुओं को परीक्षण करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, संविधान सभा ने, जिसने हर विषय पर बहुत ही बारीकी से विचार किया था, उसने देश हित में ये फैसला लिया था कि आरक्षण कोटा का जो भी आधार है वो पिछड़ापन केवल होना चाहिए, किसी समुदाय विशेष या समाज विशेष को ऐसे ही आरक्षण नहीं देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बहुत स्पष्ट थी कि कम्युनल इलेक्टोरेट तैयार करना और इस तरह समाज को विभाजित करने का जो खेल अंग्रेज कर गए थे, अगर ये रिलीजन बेस्ड आरक्षण हुआ तो वो उसी चीज को आगे बढ़ाने का हम जोखिम मोल लेंगे, जो कि देश अफोर्ड नहीं कर सकता। और तीसरी बात, जो सरदार पटेल ने बहुत स्पष्टता से कही, और दूसरे चरण में कमिटी ने बाकायदा शब्दों में ये लिखा कि माइनॉरिटीज को क्या हमेशा एक अलग थलग माइनॉरिटी के रूप में ही रहना है, या वो देश की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की प्रगति में बराबरी से चलना चाहते हैं। अगर ऐसा चाहते हैं तो कम्युनल इलेक्टोरेट इसके लिए कतई नहीं होना चाहिए। साथियों, जैसा मैंने कहा, अड्डा काफी लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत ही प्रासंगिक विषय था और सिर्फ बयानबाजी से स्पष्ट होने वाली बात नहीं है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी था, ताकि हम समझें कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और हम समाज को एक शांतिपूर्ण और उन्नतिपूर्ण दिशा दे सके, न कि समाज को विभाजित करने का। अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है, ये उसका डेस्परेशन हो सकता है, मुसलमान वोट गोलबंद करने का। लेकिन क्या वोट के डेस्परेशन में आप इस हद तक जा सकते हैं कि अपनी ही पार्टी के जो स्टॉलवर्ड्स थे, जो महानुभाव थे, सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के एक समय में, उनके कथन को इस तरह से आप बिल्कुल उसके विपरीत काम करें? इस पर विचार करिएगा साथियों, और हमसे भी अपने विचार साझा करिएगा। बहुत जल्द हम फिर अड्डा पर आपसे मिलेंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए और अड्डा पर आते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।